है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल MCQ बेस्ड जो होते हैं जो अभी सितंबर में हुए हैं 22 सितंबर। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं और यदि अब अगली बार होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जैसे कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम का कॉम्प्लेक्शियोमेट्री, इससे क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्लेक्शियोमेट्री से। तो इसमें ही दे दिया था स्ट्रक्चर EDTA का, तो उसमें बोला गया था EDTA क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्शियोमेट्री में आता है। इसका जो फुल फॉर्म है ये आप पढ़ ली, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका इथाइलिन डायमीन टेट्रास्टिक एसिड होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका ये EDTA का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और ये क्या होता है, ये हमारा इम्नो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सोन क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा आप, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें EDTA क्या है, हाईली सॉल्युबल होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे से थ्योरी पोर्शन जितना भी दिया है ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये EDTA का। और इसमें ये मल्टी डेंटेड लिगेंड होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जितना भी इसका दिया हुआ है ये चिलेटिंग एजेंट होता है, इसमें रिंग फॉर्मिंग बनाता है, ये इम्पॉर्टेंट है EDTA का। ये स्ट्रक्चर नहीं आते हैं बट इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें। और इसका प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। EDTA में जो टाइटेशन होता है टाइट्रेंट, इसमें सोलोक्रोम ब्लैक इरियोक्रोमक ब्लैक टी इंडिकेटर यूज होता है। EDTA में इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट है, तो EDTA में ये इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वाइन रेड मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जितना भी EDTA का दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं पूछा जाता है, ना तो प्रोसीजर पूछा जाएगा आपसे, ऑब्जर्वेशन भी नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलेशन ये सब कुछ नहीं आएगा ये आपके में। जो आपको इसमें से पूछ सकता है कॉम्प्लेक्शियोमेट्री में, ये पूछ सकता है कॉम्प्लेक्शियोमेट्री में क्या आता है, EDTA आता है, ये इस बार क्वेश्चन आया था आपका जो सितंबर 22 को हुआ है पेपर आपका, उन्होंने पूछ लिया था कॉम्प्लेक्शियोमेट्री टाइटेशन में क्या यूज होता है, तो वो EDTA यूज होता है। और हम क्या डिटरमाइन करते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम डिटरमाइन इंडिकेटर कौन सा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरी पोर्शन दिया ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है इसका थ्योरी पोर्शन EDTA का। और ये जो दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है EDTA, ये थ्योरी पोर्शन जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन दिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्शियोमेट्री फिर टॉपिक आ जाते हैं 16 एक्सपेरिमेंट में हम एस्टिमेट करते हैं कॉपर जिंक। आप एक आप ये कर सकते हैं कि एक नोट लिख सकते हैं कि हम कॉपर जिंक किसे पता करते हैं और हम EDTA किस मेथड से पता करते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं, उसको एक नोट बना के कि कॉम्प्लेक्सियोमेट्री से हम मैग्नीशियम ये आ सकता है। इस बार आया था कॉम्प्लेक्सियोमेट्री में कौन सा यूज़ करते हैं, तो EDTA होता है उसका यूज़ करते हैं। तो ये ओवरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है उसमें। तो ये जैसे कि टॉपिक इसमें दिया है तो ये आपसे पूछ सकता है कि क्या कॉपर जिंक कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो आपको ग्रेविमेट्री से यूज़ करते हैं कॉपर एंड जिंक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ये थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। और इसका प्रिंसिपल जो है वो देख लीजिएगा क्या चीज़ है, प्रिंसिपल में क्या क्या चीज़ बनता है, प्रेसिपिटेट होता है वो होता है बनता है इसमें। जो स्टार्टिंग के टॉपिक जो हमने आपसे बताए थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। EDTA वाला इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जैसे कि इसमें ये एस्टिमेशन ऑफ कॉपर जिंक पूछ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो EDTA है। और जो आपके स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट जो हमने बताए थे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें
लिंक्स जो पड़ा हुआ है उसमें आप जाएंगे वीडियो में, तो आपको वहाँ से मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक हैं आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। प्रोसीजर भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेशन में ये जो आपके फार्मूले दिए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बार तो कैलकुलेशन के फार्मूले इतना नहीं आए थे, बस आप ओवरव्यू अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये आप जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि प्रेसिपिटेशन जो है वो कैसे क्या बनता है, क्या ऐड करते हैं, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। और ये 16 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़िएगा नहीं। जैसे एस्टिमेशन ऑफ कॉपर एंड निकल, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का एस्टिमेशन जो होता है कॉपर एंड निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ देख सकते हैं कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड जिंक दोनों का ग्रेविटीमेट्री से होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ग्रेविटीमेट्री लिखिए, वो लिखिए क्या क्या इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉपर निकल कॉपर जिंक। तो सिंपल है, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको है। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे क्या है, कॉपर और निकल हम एस्टिमेट करेंगे। और यहाँ पे जो हम कॉपर एस्टिमेट करते हैं, कॉपर थायोसाइनेट बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दिया है डाईमिथाइल ग्लाइकमेट जो दिया है, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम फिल्ट्रेट एस्टिमेट करते हैं निकल एज, निकल पूछ सकते हैं किसके रूप में, तो ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये इसका फॉर्मूला दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस बार तो नहीं आया था, मतलब पूछा जा सकता है। रिक्वायरमेंट इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर भी इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है इसका। कैलकुलेशन और इससे नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें जो कैलकुलेशन में क्या है कि हो सकता है आपसे ये फार्मूला पूछ लें, तो फार्मूला एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आप मेरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, जो वीडियो में दिया है, जिससे कि आप एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, तो प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो थ्योरी पोर्शन दिया है। और रिएक्शन इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप ये लास्ट के टॉपिक भले आप इतना रटे ना, लेकिन जो स्टार्टिंग के टॉपिक जो हमने आपको बताए थे तो वो बहुत अच्छे से, जो क्रोमेटोग्राफी वाला था टॉपिक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ ली वो इसका बिल्कुल राइटिंग के टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, एस्पिरिन के बारे में इसमें बहुत ही इजी है, आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे। इसमें एस्पिरिन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है, एनालिसिक, एंटीपायरेटिक, तीनों चीज़ होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अर्थराइटिस के में यूज होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका अफेक्ट क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसका निगेटिव साइड इफ़ेक्ट क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन और प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डिसऑर्डर, रे सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी पोर्शन है इसका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से हार्ट अटैक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के रूप में रिकमेंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आते हैं प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन में प्रिंसिपल जो दिया है, कैसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये सिंपल फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो आप फार्मूला भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाइवा में पूछ लेते हैं कि सैलिसिलिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड, मुझसे तो एसिटिक एसिड पूछा था कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। तो ये सिंपल फार्मूला अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका जो वाइवा होगा उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए क्योंकि केमिस्ट्री में क्या फार्मूला ही तो है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि एसिटिक एसिड का फार्मूला बताइए, और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला, अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन जो होता है सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप 15, 16, 17 वाला भले आप मतलब रटे ना, लेकिन ये टॉपिक आप रट लीजिएगा अच्छे से। रटने का मतलब दिमाग भी लगाइएगा थोड़ा सा,
तो इसमें अल्कोहल और अमीन से रिएक्शन कराई जाती है, एसिटाइलेशन होता है। बिल्कुल आपसे सिंपल पूछ सकते हैं, एस्पिरिन जो होता है वो हमें जो मिलता है कैसे मिलता है, एसिटाइलेशन मेथड से मिलता है। तो सिंपल मेथड बहुत पूछे जाते हैं, किस मेथड से क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में होना चाहिए आपकी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहे हैं ये टॉपिक मत छोड़िएगा, जो मैंने वीडियो में बताया है इंपॉर्टेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट नहीं पूछा जाता, प्रोसीजर भी नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है। वाटर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रोसीजर में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वाटर हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो एसिटिक एसिड जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उसके वाटर को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के, और उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसीजर में रटना नहीं है, बस आपको एक आइडिया लेके पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि ये जो हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सेस में क्यों लेते हैं, क्योंकि एक तरह का सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन रटना नहीं है कि हाँ नहीं रट रहे हैं बैठ के, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एस्पिरिन ये इंपॉर्टेंट है, इसका टॉपिक जो है दिया है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ये एसिटाइल सैलिसिलिक आपकी हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की, जिससे कि हमारा सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। तो एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन को यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड, और लेकिन यदि हम एस्पिरिन को बनाना होगा तो इसी को एसिटाइलेशन करेंगे, सैलिसिलिक बस उल्टा कर देना है। वही है कि हम इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड का आप एसिटाइलेशन करेंगे तो ये एस्पिरिन बनेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो उल्टा उसका प्रोडक्ट बना देगा सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के बारे में दिया है कि क्या होता है। तो ये एनाल्जेसिक होते हैं लेकिन बट नॉट सेफ एज एस्पिरिन की तरफ, क्योंकि एस्पिरिन में एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी होती है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सीवियर कॉज करता है, इरिटेशन करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप। ये आपका सैलिसिलिक एसिड के लक्षण दिए, ऊपर आपका एस्पिरिन का दिया हुआ है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें क्या बनता है आपका, इसमें आपका अल्कोहल और साड़ बनता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसमें और तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसीजर तो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही से क्वेश्चन आते हैं। तो इतना जितना मतलब बताया जा रहा है, ये जितना भी आप पढ़ लेंगे तो आपके 90% नंबर आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप इतना पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस्पिरिन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो दिया हुआ है एस्पिरिन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है एस्पिरिन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक से आपको। इस बार भी इस पर आया था, मतलब मेन प्रैक्टिकल का मेन मतलब वही आपको मार्क्स अच्छे दिला सकता है। तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ी है। जैसे शुगर वाला है, ग्लूकोज वाला है, कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियो में कवर किया, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में। तो इसमें क्या है, एस्पिरिन एनालिसिस, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि जो